इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, पोटेंशियल भी आ जाएगा। सो कॉन्टेंट्स में शामिल है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट देखेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसको भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज अ यूनिट ऑफ एनर्जी को देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज जिस तरह से दूसरे कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक्स हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आइए सबसे पहले हम कंपैरिजन के थ्रू देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। देखिए, अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मैस m और आप उसको पॉइंट ए से लेके जाना चाहते हैं पॉइंट बी की तरफ, आप उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा, वैसे तो नहीं जाएगा। तो वर्क डन पर यूनिट मैस उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए, फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, आप जब भी फील्ड के अगेंस्ट लेके जाएंगे ना मैस को, तो वो खुद ब खुद नहीं जाएगा, आपको उस मैस पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क डन पर यूनिट मैस जो है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। सिमिलरली सपोज हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यू हैव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आई रिपीट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और आपने उसको उठाकर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाना है। तो फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, अगर आप उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। सो वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। सो अगर आप बाई कंपैरिजन देखें तो व्हेनेवर यू हैव टू मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो फिर आपको वर्क करना पड़ता है, तो वर्क डन पर यूनिट मैस होगा तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, और अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा तो वो क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सो एक बात याद रखिए कि जब भी आप फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फिर मैं उस सूरत में बात करूँ, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फिर बात और थी, वो हम बाद में देखते हैं। तो जब भी आपको बाहर से वर्क करना पड़ेगा, आप यूँ कह लीजिए, चाहे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखें, चाहे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखें, इफ द एनर्जी इज टू बी सप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, तो फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के बाद सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और याद रखिए जहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी वहीं पोटेंशियल भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ खुद ब खुद नहीं जा सकता, आपको वर्क करना पड़ेगा, और वही जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और सिमिलरली अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है और वो यहाँ है, तो उस नेगेटिव चार्ज को फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो फिर उस केस में वो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। जब भी आप बाहर से एनर्जी देंगे, जब भी आप एक्सटर्नल वर्क करेंगे, तो क्या होगा? उससे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जहाँ जहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। यानी कि अगर आप चार्ज को बजाय पॉइंट ए से बी के ले जाने के, अगर आप पॉइंट बी से ए की तरफ लेके आए तो आपको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो इस सूरत में क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होगा। सो डियर स्टूडेंट, आई होप के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है हम दो टर्मिनोलॉजीज़ के दरमियान डिफरेंस को देखेंगे, और वो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दो टर्म्स हैं आपके पास, इनको हम जो है दोनों के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखिए, ये आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और आपके हाथ में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए पर लाकर रखने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, या उस यूनिट चार्ज को पॉइंट बी पर लाकर रखने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा? यकीनन उसको पॉइंट बी पर लाकर रखने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी का पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा पॉइंट ए के पोटेंशियल से। सो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज वी बी माइनस वी ए। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँगा तो कैसे करूँगा? मैं कहूँगा देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अल्टीमेटली है तो वर्क डन पर यूनिट चार्जिंग, तो वर्क डन, और वो वर्क डन किसके बराबर होता है? वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करता है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, राइट? सो हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in taking the charge from point A to point B by keeping that charge in equilibrium। ये लास्ट लाइन पर जरा गौर कीजिए, by keeping the charge in equilibrium। इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कि if we have a positive charge, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़ा है, तो इस पर जो है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इस तरफ एक फोर्स लग रही है, F इज इक्वल टू Q नॉट ई। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चार्ज A से B तक आए इक्विलिब्रियम में, तो जितनी फील्ड फोर्स लगा रही है इस तरफ Q नॉट ई, तो उतनी ही Q नॉट ई फोर्स आपको इस तरफ लगानी पड़ती है। यानी कि अगर आप Q नॉट ई फोर्स को इस तरफ लेके जाएंगे तो फिर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में मूव करेगा, क्योंकि इस तरफ भी Q नॉट ई लग रही है और आप भी Q नॉट ई लगा रहे हैं। सो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बाय कीपिंग दैट चार्ज इन इक्विलिब्रियम। आप जानते हैं कि इसका यूनिट वोल्ट है, एंड 1 वोल्ट इज जूल पर कूलम, राइट? तो उसको हम जूल पर कूलम कहते हैं। सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, या जिसको आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी बोलते हैं, ये क्या है? सो यहाँ पर देखिए ना, अगर ये VA 5 वोल्ट था तो VA 10 वोल्ट था, तो 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 5 वोल्ट आ गया। अब फर्स्ट कीजिए कि आपके पास वही पॉइंट चार्ज है और पॉइंट बी भी वही है और इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट ही है, लेकिन जो पॉइंट ए है आपका वो इन्फिनिटी में चला गया। और जो इन्फिनिटी पॉइंट होता है, तो अगर आपके हाथ में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए पे रखने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा,
और अगर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा तो इसका मतलब है वहाँ पे पोटेंशियल जीरो, अगर वर्क करना जीरो है तो फिर पोटेंशियल भी जीरो है। सो आप यूँ समझ लीजिए कि इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट है, हर वो पॉइंट जो चार्ज की फील्ड से बाहर है वो इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर आप इन्फिनिटी से चार्ज को उसी पॉइंट पे लेके आएंगे तो फिर भी तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड हाउ इट कैन बी डिफाइंड, जरा गौर से सुनिए, इट इज द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यहाँ पे क्या था, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहाँ पे क्या है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। दोनों सोर्सों में चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दिस, कि अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर होते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं या एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करते हैं तो एक पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फील्ड से बाहर है, वो इन्फिनिटी पे है, तो वहाँ से आप चार्ज को इधर लेके आ रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो स्टिल हम डिफरेंस तो ले सकते हैं ना, वी बी माइनस वी ए करके 10 माइनस 0 10 वोल्ट करके हम डिफरेंस तो ले सकते हैं। सो कैन वी से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टिल अ पोटेंशियल डिफरेंस। फर्क इतना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में ये डिफरेंस हमेशा जीरो से लिया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के केस में दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर होते हैं। तो आई होप कि आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोथ दी पॉइंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर इन द फील्ड, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैलकुलेट करते वक्त आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, वो इन्फिनिटी पर होता है, और जो इन्फिनिटी है वो पॉइंट है जहाँ पर देयर इज नो पोटेंशियल, वहाँ पर वी जीरो होता है, राइट जी। सो अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक बात याद रखिएगा, wherever there is a charge there is electric potential। सो सपोज आपके पास एक ये चार्ज है, ठीक है जी, इस चार्ज की ये एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और मैं कहता हूँ कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल मालूम करें। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो होता है के क्यू ओवर आर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मीडियम और जो सोर्स चार्ज है उस पर, और जो डिस्टेंस है। तो अब देखिए, अगर आपके हाथ में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, आर बढ़ता जाएगा तो वी कम होता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इफ वी फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीज, राइट। सो आर बढ़ने से पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। आपको याद होगा इसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। सो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे, इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो ना सिर्फ फील्ड वीक होगी बल्कि पोटेंशियल भी वीक होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि फील्ड ज़्यादा क्विकली डाई आउट होगी, वो ज़्यादा तेजी से वीक होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, इसमें ये जो चार्ज क्यू है, इट इज़ नॉट अ टेस्ट चार्ज। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सोर्स चार्ज है, राइट। सो फर्स्ट कीजिए कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हियर वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना चाहते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास इस केस में, वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी पर यूनिट चार्ज। अब जरा देखिए ये वर्क डन किसकी तरफ से है, देखें जब चार्ज को ऊपर लेके जा रहे होते हैं, एक वर्क हम कर रहे होते हैं, एक फील्ड कर रही होती है। हम जो वर्क कर रहे हैं उसमें हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, लेकिन जो फील्ड वर्क कर रही है उसमें जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, और आप ऊपर की तरफ चार्ज को लेके जा रहे हैं। तो ये जो वर्क डन है ये आएगा एफ डेल आर कॉस ऑफ 180 डिग्री, ये डेल आर ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है, और पर यूनिट चार्ज ये जो फोर्स है ये आपको पता है कि क्यू नॉट ई के बराबर होती है। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया माइनस क्यू नॉट ई डेल आर ओवर क्यू नॉट, ये से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से ई किसके बराबर आ गया, डेल वी ओवर डेल आर। सो यहाँ मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में हमने ग्रेडियंट की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। ग्रेडियंट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें कि व्हाट वाज दी वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दिस वाज वेलोसिटी। अगर हम फोर्स ग्रेडियंट की बात करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, राइट। तो वो इसके बराबर होगा। तो अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे तो वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो कैन आई से कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, द आंसर इज नो। मैं ये नहीं कह सकता कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफैक्ट नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिमेंबर पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर जो इसके यूनिट होंगे, यूनिट ऑफ ई, वो किसके बराबर हो जाएंगे, ये वोल्ट है, ये नीचे पर मीटर है। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। और नीचे ये डिस्टेंस है वैसे का वैसे मीटर, तो ये क्या है, ये है न्यूटन मीटर ओवर ये चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम लिख लें। तो वर्क की जगह न्यूटन मीटर आ गया, चार्ज का यूनिट मीटर कूलम आ गया, और ये मीटर वैसे का वैसे आ गया, ये से कैंसिल आउट हो गया। सो वी गेट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वोल्ट पर मीटर इसके बराबर है, तो न्यूटन पर कूलम के बराबर है। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डेफिनेशन हो गई, एक वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गई है और एक क्या हो गई है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल हो गई है, राइट। तो इन दोनों चीज़ों को आपने देखना है। अच्छा, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, और ग्रेडियंट का मतलब एक और क्या होता है। देखिए ग्रेडियंट गिव्स अस द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, यानी कि अगर मेरे पास ये एक ईंट है जिसका मैथ है, और मैं आपको कहता हूँ कि यू हैव द चॉइस कि आप इस ईंट को 5 मीटर मूव कीजिए, लेकिन 5 मीटर ऐसे मूव करना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज आए। तो कैसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, या ऐसे मूव करेंगे, आप ऐसे मूव करेंगे, क्योंकि इस तरीके से आप फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज कब आएगा, जब आप ऐसे मूव करेंगे या ऐसे मूव करेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन तब लगानी है जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव करवा रहे हो या एंटी पैरेलल मूव करवा रहे हो। तो अगर आप ऐसे मूव करवा रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चन कैन नॉट बी अप्लाइड। इस नेगेटिव साइन से मुराद क्या है वो हमने अभी देखा था। नेगेटिव साइन से मुराद ये है कि सपोज वी हैव अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए फर्स्ट कीजिए पहले ये आर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे, इफ यू हैव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन योर हैंड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट आओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है वहां पोटेंशियल बढ़ता है। अगर आप ईंट को जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, अगर उसके अगेंस्ट मूव करोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। So if we follow the electric field line, if we have a unit positive charge in our hand, and if we follow the electric field line, तो क्या होगा, फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाएंगे। जिस तरह से ईंट अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, उसका पोटेंशियल कम होता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर चार्ज भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होगा। तो इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है, इफ वी फॉलो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल विल डिक्रीज, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। और एक बात याद रखिए कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो उसकी चेंज के साथ नेगेटिव आता है। सो दैट इज व्हाई ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है। सो ग्रेडियंट ऑफ द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हम ले सकते हैं, और वो है कि हम ग्राफ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये ग्राफ दिया हुआ है, राइट जी, ये मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20 एंड से दिस इज 25, दिस इज 30 एंड दिस इज 10, दिस इज 20। इधर स्टूडेंट्स हैव पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका यूनिट वोल्ट है, और इधर आर है जिसका यूनिट मीटर है। अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करता हूं कि कैलकुलेट ई एट आर इज इक्वल टू 25 मीटर, 25 मीटर पे आर मालूम करें, तो अगर आप 25 मीटर पे जाएं तो 25 के ऊपर तो पॉइंट ये आता है, यानी कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर आप मालूम करें, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें। तो एक बात याद रखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप कांस्टेंट होता है। तो दरअसल ये स्लोप ही तो है, पहले स्लोप निकालेंगे, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। तो स्लोप अगर आपने इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, या इस पे मालूम करनी है, या इस पे मालूम करनी है, या इस पे मालूम करनी है, हर सूरत में ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इसका स्लोप ले लीजिए। जो स्लोप यहाँ आएगा वही ई की वैल्यू यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए यहाँ पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है 20, अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है 20। ये इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट में। अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है 30 और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है 0, राइट। सो यानी कि यहाँ पे जो V1 है वो है 20, V2 है 0, R1 है 25 बल्कि 20 और R2 कितना है जी 25, राइट। सो अगर आपने E लेना है तो E कैसे लेंगे, नेगेटिव इनटू डेल V ओवर डेल R था ना। तो देखें नेगेटिव डेल V इज V2 माइनस V1 एंड डेल R इज R2 माइनस R1। V2 क्या है आपके पास 0 है, V1 क्या है आपके पास 20 है, R2 क्या है आपके पास 30 है और R1 क्या है आपके पास 25 है, बल्कि ये 20 है 20। सो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस 20 ओवर ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 एंड माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 2 वोल्ट पर मीटर। आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, पॉजिटिव क्यों आई है, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना। हमें पता है कि जब पोटेंशियल डिक्रीज हो इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जी R इज इक्वल टू 25 पे फील्ड मालूम करें तो वो ये है। मैं कहता हूं R इज इक्वल टू 22 पे फील्ड मालूम करें तो वो भी यही है। मैं कहता हूं जी R इज इक्वल टू 29 पे मालूम करें तो भी फील्ड यही है, बिकॉज ये जितने भी पॉइंट है वो सारे स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, और स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ को अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ही जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। अब अगर आप इसी इक्वेशन की तरफ आएँ तो इस इक्वेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट निकलता है और उससे रिलेटेड भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन है E एंड V इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। आपने गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। तो हम देखते हैं कि हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं। सो सपोज वी हैव अ हॉलो चार्ज स्फीयर, और मैं कहता हूं कि इस पॉइंट P पर और इस पॉइंट A पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R। एक फार्मूला तो ये होता है, दूसरा हमें पता है कि विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ये हमने गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन पढ़ा है। अगर आपको भूल गया तो मैं आपको बता देता हूं कि फ्लक्स का एक फार्मूला है E और एक फार्मूला है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज। तो इसका मतलब इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ हम देख सकते हैं गॉसेस लॉ का एक फार्मूला E है, एक 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि इसमें चार्ज इनक्लोज 0 है, सो इट मींस दैट E is equal to 0। अब एरिया तो 0 हो नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर क्या होती है, वो 0 होती है। अब यही 0 आप अगर इधर पुट करें तो फिर क्या होगा, पोटेंशियल क्या आएगा। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना वो फैसला कर लेते हैं कि हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर, इस 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 पॉइंट पर, तमाम पॉइंट्स पर फील्ड क्या होगी, 0 होगी। सपोज अगर ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाहूँगा, इधर R है और इधर E है, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर के अंदर अंदर क्या होगा, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ E 0 है, लेकिन जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे, तो इसके बाद जो पॉइंट आएंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी एज E is inversely proportional to R square. So that is the electric field intensity inside a hollow charge sphere, always 0 at any point, at point A, at point P, at point B, at point C, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। अगर आप अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो याद रखिए एज वी नो दैट, यहाँ से आप देखिए डेल V किसके बराबर आ जाएगा, माइनस E डेल R आ जाएगा।
सो ये E 0 हो जाएगा, सो डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा V 0 होने का मतलब है कि जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। यानी कि इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर पोटेंशियल एट पॉइंट ए पी बी सी डी, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा, राइट। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो वो ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो ग्राफ ऐसे बनाएंगे। यहाँ तक जो है वो हम स्फीयर के अंदर है, स्फीयर के अंदर तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और जैसे ही हम स्फीयर के यहाँ सरफेस से बाहर आएंगे तो पोटेंशियल के की और आर के थ्रू V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के हो जाएगा, और पोटेंशियल फिर जो है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो दीज टू ग्राफ्स 1 and 2, दीज टू ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये है पोटेंशियल इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर कांस्टेंट, और बाहर को फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर, अंदर 0, और जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे तो पॉइंट बाहर वाला यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के थ्रू कम होना शुरू हो जाएगी। So this was the electric field E and electric potential V inside a hollow charge sphere। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला जी, इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी हर पॉइंट पर, और हर पॉइंट पर ही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। अब एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए ये हमारे पास चार्ज क्यू पड़ा हुआ है सेंटर पर, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है यहाँ पर पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, पॉइंट डी पर, वो पोटेंशियल क्या है, क्योंकि सब इन तमाम पॉइंट्स के लिए क्यू सेम है और इन तमाम पॉइंट्स के लिए आर भी सेम है, लिहाजा इन तमाम पॉइंट्स के लिए पॉइंट ए बी सी डी इन तमाम पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन बराबर होता है क्यू डेल्टा वी के। इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट हियर तो फिर वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। सो वर्क डन ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और आप उस पॉइंट चार्ज को पॉइंट ए से डी पर लेके आते हो, या ए से बी पर लेके आते हो, या ए से सी पर लेके आते हो, आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम सरफेस है, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जब आप एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता। ऑन दी अदर हैंड दिस इज वन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये चार्ज क्यों पड़ा हुआ है सेंटर पे, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा है। अब अगर आप एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो आपको वर्क डन 0 करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लेके जाते हो तो फिर आपको वर्क डन नहीं करना पड़ता, वर्क डन जो है वो फिर 0 नहीं होगा, फिर कुछ ना कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point at the same equipotential surface is 0, while work done in moving a unit positive charge from one equipotential surface to another equipotential surface is equal to non-zero। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क डन का ये भी आपको समझ आ गया। अब हमने जब चार्ज को, सपोज हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, जब हमने उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करवाया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ वो था, वो जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज था दैट वाज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से डेल यू किसके बराबर आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो डेल यू किसके बराबर आ गया, क्यू डेल वी के बराबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए उसकी जो एनर्जी है उसमें कितना इजाफा हुआ, तो आप ये कहेंगे। अब सवाल ये है कि जब मैं उस चार्ज को यहाँ ले जाकर छोड़ दूंगा तो क्या होगा, अगर मेरे हाथ में यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मैं इसको यहाँ से जाकर छोड़ दूंगा तो क्या होगा, वो फील्ड की डायरेक्शन में आएगा और यही पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, और दैट विल बी इक्वल टू क्यू डेल वी। अब फर्स्ट कर लीजिए कि चार्ज 1 है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, तो फिर अब के बाद जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दें, कूलम वोल्ट, और कूलम वोल्ट क्या होता है, जाउल, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जाउल। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जाउल। सो अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 जाउल इज 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये जो फार्मूला है, इनफैक्ट ये फार्मूला भी इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है ईवी, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ एम वी स्क्वायर है, ये स्पीड है, ये पोटेंशियल है, तो स्पीड किसके बराबर आएगी हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एम स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किए गए हैं तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मास दे विल हैव द डिफरेंट स्पीड, लेकिन अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेलरेट किए गए हैं तो बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज एंड सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे विल गेन द सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो देयर स्पीड विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ द मास बट देयर काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम बिकॉज जो पोटेंशियल है ये वी पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्योंकि कांस्टेंट है, इसलिए जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी जो है वो कांस्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम आज के जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे और हम कैपेसिटर भी स्टार्ट करेंगे विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो क्वेश्चन देखिए, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सो दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, ये देखिए ये हमारे पास हॉलो चार्ज स्फीयर है जो इसका रेडियस है दैट रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। वो कहते हैं कि पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या है 10 वोल्ट है। सो द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, याद रखिए यहाँ पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। इनफैक्ट स्फीयर के सेंटर से लेकर सरफेस तक किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, वो 10 वोल्ट ही होगा। और अगर पोटेंशियल ना दिया हुआ हो तो मालूम करने का फार्मूला क्या होगा, के क्यू ओवर आर। ये जो आर है, ये आर क्या होगा, हमेशा रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। और जरा समझिए बात, यानी कि अगर मैं ये भी कहता हूँ ना आपको कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज लेट्स से 5 सेंटीमीटर है, मैं कहता हूँ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2.5 सेंटीमीटर,
तो अगर मैं यहाँ पे भी पोटेंशियल मालूम करूँगा ना, आपने पोटेंशियल का फार्मूला ये रखना है, चार्ज की ये वाली वैल्यू पुट करनी है और आर की जगह आपने 2.5 नहीं पुट करना, आपने हमेशा रेडियस ऑफ द स्फीयर पुट करना है, क्योंकि पोटेंशियल सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट होता है और वो होता है जो सरफेस पर हो, और सरफेस पर पोटेंशियल के लिए हम रेडियस ऑफ द स्फीयर को ही पुट करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q on a certain charge is carried from point A to B, A to C, A to D and A to E, then the work done। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया A to B, A to C, A to D, A to E, ये A से B पे या C पे या D पे या E पे, अब A से E पे आए तो हम सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव किया, A से D पे आए तो भी सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव किया। सो वर्क डन ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। सो इसका ऑप्शन आएगा D, दैट इज 0 along all the paths AB, AC, AD and AE। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन इज द पॉइंट्स रिजेंबल इक्वल इक्विपोटेंशियल सरफेस R। तो ये देखिए, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो पॉइंट्स हैं आपके पास वो S, R और P एंड Q हैं। एक बात याद रखिए, ये अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड E और इक्विपोटेंशियल सरफेस के दरमियान हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस और पॉइंट्स दैट आर एट द सेम पोटेंशियल R, S एंड R। सो पॉइंट C, ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एज शोन। So which statement about the values of the electric field strength E and the electric potential at point X in the middle of the square is true? तो जरा ये देखिए, डायग्राम के लिहाज से देखिए इसको, ये चार चार्जेस पड़े हुए हैं, प्लस Q, माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q। तो इस सेंटर पर इस अगर यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर फील्ड मालूम करते हैं वहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देखते हैं, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज, बल्कि ये सारे चार्जेस जैसे पॉजिटिव हैं। सो इस सूरत में ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रिपेल करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे नेट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। इस पॉइंट पर इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी प्लस KQ ओवर R होगा, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है ना, तो चारों का जो पोटेंशियल होगा वो प्लस KQ ओवर R होगा, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 4KQ ओवर R जाएगा। सो E 0 बट V विल नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी मैंने आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी MCQ भी करवाया है, तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये आपने करना है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन A आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ग्राफ रिप्रेजेंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर फ्रॉम सेंटर ऑफ हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अंदर तो 0 होती है, तो ये जो फोर्थ वन वाला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ है, क्योंकि इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर 0 है और बाहर जाके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के थ्रू डिक्रीज कर रही है। एक और क्वेश्चन देखिए, एज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द हॉलो मेटल स्फीयर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, वो सेम रहती है। देखिए, आप हॉलो चार्ज स्फीयर के ऊपर जितना मर्जी चार्ज इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, पहले 5 कूलम था, फिर 10 कूलम हो गया, फिर 15 कूलम हो गया, लेकिन आपको पता है कि इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर इज ऑलवेज 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम एज बिफोर, यानी कि पहले भी 0 थी और बाद में भी 0 होगी। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। और जो हमारा लास्ट लेक्चर रह गया वो हमारा कैपेसिटर वाला लेक्चर रह गया, और उसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।